नमस्ते। आज हम एक ऐसे अजीबो-गरीब जंग की बात करने वाले हैं जहां पता ही नहीं चल रहा कि सच क्या है और फसाना क्या। मतलब ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये तो दिमागों में भी चल रही है। तो चलिए एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या इज़राइल के प्रधानमंत्री असली हैं? जी हाँ, ये मजाक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक थ्योरी आग की तरह फैल रही है कि पीएम नेतन्याहू शायद एक एआई से बनाया गया डीप फेक हैं। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक भाषण के दौरान किसी ने नोटिस किया कि उनके हाथ में 6 उंगलियां दिख रही थीं। अब सोचिए जरा। और बस यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। देखिए, आज के जमाने की लड़ाई में गोली बम से पहले सच का खून होता है। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी अब खुद एक हथियार बन गई है, एक बैटल ग्राउंड। तो चलिए पहले मोर्चे की बात करते हैं। ये है धारणा की लड़ाई, यानी परसेप्शन का वॉर। देखते हैं कि कैसे डीप फेक और शक पूरे के पूरे नैरेटिव को ही बदल रहे हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों ही साइड एक दूसरे पर सच को तोड़ने मरोड़ने का इल्जाम लगा रही हैं। एक तरफ तो ये थ्योरी चल रही है कि नेतन्याहू का एआई वीडियो है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ईरान एआई से नकली वीडियो बना रहा है, ये दिखाने के लिए कि उसने अमेरिका के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए। मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तय करना ही मुश्किल हो गया है। और इस इंफॉर्मेशन वॉर का नतीजा क्या निकल रहा है? एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। मतलब भरोसा ही उठ गया है। एक सोर्स का तो ये भी कहना है कि लोग अब ईरान की बातों पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें पहले भी कई बार झूठी साबित हुई हैं, तो अब कोई उनके दावों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा। चलिए, अब इस डिजिटल धुंध से निकलकर असली जंग के मैदान में चलते हैं। यहाँ ईरान ने एक ऐसा नया और खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया है जिसका नाम है डांसिंग मिसाइल। इस हथियार का ऑफिशियल नाम है सेजल मिसाइल। ये एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। पर सवाल ये है कि इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहते हैं? यही तो इसकी सबसे खास बात है। तो देखिए, इसकी रेंज है करीब 2000 से 2500 किलोमीटर। ये सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन पर चलती है। लेकिन इसका असली कमाल है इसकी चकमा देने की काबिलियत। और ये पहली बार है जब ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में इसे सीधे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो ये डांस करती कैसे है? सोचिए, मिसाइल अपनी टारगेट की तरफ नॉर्मल रास्ते से जा रही है और जैसे ही वो टकराने वाली होती है, ऐन मौके पर फट से अपनी दिशा बदल लेती है। एक तरह से वो डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती है और इसी पैंतरेबाजी की वजह से ये आयरन डोम जैसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर जाती है और सीधे अपनी टारगेट को हिट करती है। जाहिर है ये इसे एक बहुत बड़ा खतरा बना देता है। चलिए अब तीसरे मोर्चे पर आते हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी आर्थिक जंग। और इसका सेंटर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि आप जानते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही जरूरी रास्ता है, एक लाइफलाइन है। और यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसी में एक गजब का यू टर्न देखने को मिला। महीने की 4 तारीख को अमेरिका कहता है चिंता मत करो, हम गल्फ में जहाज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। और बस एक हफ्ते बाद 11 तारीख को बयान आता है कि सॉरी, अमेरिकी नेवी तेल के टैंकरों को एस्कॉर्ट नहीं कर सकती, हम उन्हें ईरान के ड्रोन और बमों से नहीं बचा सकते। मतलब एक हफ्ते में ही पूरा स्टैंड बदल गया। और इस यू टर्न और बढ़ते खतरे का असर बहुत ही भयानक हुआ है। सोचकर देखिए, जहां पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर रोज लगभग 150 जहाज गुजरते थे, अब वो नंबर गिरकर सिर्फ 4 रह गया है। सिर्फ 4। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यहाँ एक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी अपना रहा है। वो कुछ जहाज़ों को तो निशाना बना रहा है, लेकिन भारत और चीन जैसे दोस्त देशों के जहाज़ों को सेफ पैसेज दे रहा है, यानी उन्हें निकलने दे रहा है। तो ये एक तरह से अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने और दोस्तों को रिवॉर्ड देने की चाल है। ठीक है, अब जरा इस लड़ाई के जियोपॉलिटिकल एंगल को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक सुपर पावर की पूरी स्ट्रैटेजी ही बैकफायर कर गई और वो दुनिया में अकेला पड़ गया। तो सोर्स के मुताबिक अमेरिका का गेम प्लान कुछ ऐसा था। पहला कदम, ईरान को उकसाया जाए ताकि वो यूएई, सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों पर हमला कर दें। फिर जब इन देशों पर हमला होगा तो जाहिर है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और फिर आता है फाइनल गोल, जब लड़ाई बढ़ेगी तो ये देश अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार खरीदेंगे।
मतलब अमेरिका का प्लान था वर्ल्ड वॉर 2 की तरह एक बड़ा आर्म्स सप्लायर बनने का। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। ना तो गल्फ देशों ने कोई जवाबी कार्रवाई की और ना ही अमेरिका के पुराने साथी यानी नेटो सहयोगियों ने इस मामले में साथ देने से साफ मना कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा है। ये जो बड़ा स्ट्रैटेजिक दाव खेला गया था वो डिप्लोमैटिक आइसोलेशन पर आकर खत्म हुआ, और किसी भी सुपर पावर के लिए ये एक बहुत बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। तो चलिए अब आखिर में इन सारे अलग अलग धागों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की लड़ाई के नए नियम क्या बन गए हैं। ये एक ऐसा वॉर है जहां इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी सबके सब हथियार हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ हमें इस टेबल में दिखता है। आज का बैटल ग्राउंड आप कह सकते हैं 4 फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा है। पहला, इंफॉर्मेशन फ्रंट, जहां डीप फेक और झूठ हथियार हैं। दूसरा, मिलिट्री फ्रंट, जहां डांसिंग मिसाइल जैसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। तीसरा, इकोनॉमिक फ्रंट, जहां हॉर्मूज जैसे चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल सब कुछ है। और चौथा, डिप्लोमैटिक फ्रंट, जहां दोस्तियों और दुश्मनी का खेल चलता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं कि जब मिसाइलें डांस कर सकती हैं और लीडर्स डीप फेक हो सकते हैं, तो फिर असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? कौन है जो सब कुछ चला रहा है? और शायद यही अनिश्चितता, यही कन्फ्यूजन आज के दौर की लड़ाइयों की सबसे बड़ी पहचान है।